नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ प्रसाद महोदय की तितली के दूसरे खंड के। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ प्रसाद महोदय के तितली के दूसरे अध्याय के नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सबके सामने प्रसाद महोदय के दूसरे उपन्यास तितली के प्रथम अध्याय के दूसरे खंड के साथ। तो हम लोगों ने देखा था कहानी में कि किस तरह से इंद्रदेव, शैला और मधुआ, बंजो, चौबे जी, सबकी स्थिति का हम लोगों ने इसमें परिचय पाया था। अब मैं पिछले अध्याय में आपको मैंने पढ़ के सुनाया था तितली को, लेकिन अब मैं आपको तितली की जो कहानी है उसको खंड दर खंड, अध्याय दर अध्याय बताऊंगी, अपने शब्दों में बताऊंगी। और उसके बाद जो उसमें मुझे अच्छा लगेगा, जिसको मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों को स्पेशली विशेष तौर पर शेयर करूं कि ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं उसको आप लोगों के सामने रखूंगी। तो हमने देखा था कि कैसे बंजो सो गई थी और उसके मन में जो एक अभिलाषा थी शैला से दोस्ती करने की, वो उसके स्वप्न में आता है और बंजो स्वप्न में खो जाती है। अब इस समय जो हमें जानने का है वो है ये कि धामपुर जो है, जहाँ की ये कहानी है, एक बड़ा सा तालुका है जिसमें 14 गांव है और यह जो है वो गंगा के किनारे किनारे बसा हुआ है। इंद्रदेव यहीं के युवक जमींदार हैं। इनके पिता को अंग्रेजों की तरफ से राजा की उपाधि दी गई थी और जब इंद्रदेव बीए पास कर जाते हैं और बैरिस्ट्री के लिए विलायत जाते हैं, तो उनके पिता बड़े प्रसन्न थे कि अब मेरा बेटा विलायत से आएगा बैरिस्ट्री करके और यहाँ पर वो बैरिस्ट्री करेगा। लेकिन इंद्रदेव धनी पिता के बेटे थे और पढ़ने लिखने में उतनी रुचि उनकी थी नहीं। तो वो लंदन जब पहुंचते हैं तो लंदन नगर में वो पूर्व और पश्चिम का प्रत्यक्ष परिचय उनको वहां पे मिलता है। पूर्वी भाग में पश्चिमी जनता का जो साधारण समुदाय है उतना ही विरोधपूर्ण दिखता है उनको जितना कि विस्तृत पूर्व और पश्चिम का। एक और सुगंध जल के फव्वारे छूटते हैं, बिजली से गर्म कमरों में जाते ही कपड़े उतार देने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर बर्फ और पाले में दुकानों के चबूतरों के नीचे अर्धनग्न दरिद्रों का रात्रि निवास होता है और इंद्रदेव कभी कभी उस पूर्वी भाग में सैर के लिए चले जाते हैं। ऐसी ही एक शिशिर रात्रि है और इंद्रदेव अपने मित्रों के निमंत्रण से लौटकर सड़क के किनारे टहलते हुए पूर्व की ओर चले जाते हैं। वो टहलते हुए पुल के नीचे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कई सारे दरिद्रों ने अपना रात्रि निवास वहां पर बनाया हुआ है और वो सब आपस में झगड़ रहे हैं। एक लड़की है जो कि अपने हाथ से रोटी बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक वो गुस्से से छीनने वाले की ओर देखती है, छीनने वाला उसकी रोटी छीन लेता है और वहाँ पर फिर धौल धप्पर, गाली गलौज, बीच बीच में फूहर हंसी वहाँ पर सुनाई पड़ती है। इंद्रदेव चुपचाप खड़े होकर वो दृश्य देखते हैं और सोचते हैं कि विदेशों से इतना सारा धन लाकर यहाँ के साहसी उद्यमियों ने अपने देश की दरिद्रता समाप्त की या नहीं की, और क्या अन्य देशों की प्रकृति का रक्त इन लोगों का प्यास बुझा पाता है।
इंद्रदेव यही सोच रहे हैं, तभी एक लंबी दुबली पतली सी लड़की उनके पास आकर कुछ याचना करती है, कुछ मांगती है। इंद्रदेव गहरी दृष्टि से उस विवर्ण मुख को देखकर पूछते हैं कि क्यों, तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? तो वो स्त्री बताती है कि पिता जेल में है और माता मर गई हैं। तो इंद्रदेव उससे पूछते हैं कि और अनाथालय? तो वो बताती है कि उसमें जगह नहीं है। तो इंद्रदेव उसको बोलते हैं कि तुम्हारे कपड़ों से तो शराब की गंध आ रही है, क्या तुम पीती हो? तो उसने कहा कि नहीं, जैक ने पिया था और उसने मेरे शरीर पे उल्टी कर दी है, तो वही महक रहा है और मुझे ठंड भी लग रही है। और ऐसा कहते हुए अपने कपड़े को वो ऐसे निचोड़ कर पकड़ लेती है। और तभी उसका जो साथी था, जो जैक था जिसकी वो बात कर रही थी, वहाँ पर चला आता है और एक दूसरे से वो लोग कहासुनी करने लगते हैं। इंद्रदेव थोड़ा सा विचार करते हैं और फिर उसको बोलते हैं, लड़की को, कि तुम यहाँ पर जो इन झगड़ा लड़ाई में और इस तरह से जो रह रही हो, तो क्यों ना तुम कुछ काम कर लो। तो वो बोलती है कि यहाँ काम कौन देता है हमको, और हम लोगों को तो सब यहाँ पर गलत समझते हैं, कोई खाने के लिए भी देना नहीं चाहता है। और इंद्रदेव सोच में पड़ जाते हैं। फिर इंद्रदेव उसको बोलते हैं कि तुम पास के भोजनालय तक चलो और हम तुमको वहाँ पे खाने के लिए कुछ दिलवा देंगे, और कोई काम हो सका तो वो भी मैं दिलवा दूँगा। तो वो लड़का जो था वो हो करके हंस पड़ता है और कटाक्ष करता है इंद्रदेव को लेकर के शैला के साथ। तो इंद्रदेव थोड़े से व्यथित होते हैं, लेकिन फिर वो शैला को लेकर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते वो अपनी मेस की तरफ आ जाते हैं। और मेस में, उनके मेस में इंद्रदेव के साथ 3 भारतीय लड़के रहते हैं और एक उनकी मालकिन बुढ़िया रहती हैं। तो बूढ़ी से ज़्यादा काम हो नहीं पाता है। तो शैला को जब वो लेकर वहाँ पे आते हैं, तो बुढ़िया ने भी थोड़ी सी झीका तोड़ी करके और उसको वहाँ पे काम के लिए रख लिया है, और उसको बोलती है कि ये लोग अच्छे हैं, तुम यहाँ पे रह सकती हो। और उस दिन से शैला वहाँ पे रहने लगती है। धीरे धीरे भारतीयों के साथ बैठकर वह प्रायः भारत के देहातों, पहाड़ी तथा प्राकृतिक दृश्यों के संबंध में इंद्रदेव से कुतूहलपूर्ण प्रश्न करने लगती है। और इसी दौरान में इंद्रदेव उसको हिंदी भी सिखा देते हैं और वो साड़ी पहनने की प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत करती रहती है। बैरिस्ट्री का डिप्लोमा इंद्रदेव का ख़त्म होने वाला होता है और उसी टाइम उनको खबर आती है कि उनके पिता का देहांत हो गया है। और जब यह शोक समाचार वो सुनते हैं तो उस समय थोड़े व्यथित होते हैं। तो शैला उनको सांत्वना भी देती है और स्नेहपूर्ण व्यवहार पेश करती है, तो इंद्रदेव को अच्छा फील होता है। अब चूँकि पिता का देहांत हो चुका है तो इंद्रदेव को धामपुर लौटना है। तो धामपुर लौटने में वो शैला को भी बोलते हैं कि चलो मेरे साथ। बूढ़ी जो उनकी मालकिन थी वो भी इंसिस्ट करती है कि तू चली जा, तुझे अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। तो शैला इंद्रदेव के साथ धामपुर आ जाती है। अब धामपुर आए हुए इन लोगों को 2 सप्ताह से अधिक नहीं हुआ है, लेकिन शैला अच्छी हिंदी बोलने लगी है और देहाती किसानों के घर जाकर उनके साथ घरेलू बातों करने का को चस्का लग गया है। और वह पुरानी खाटों पर बैठकर बड़े मज़े से उनसे बातें करती है। और शैला और इंद्रदेव को इस मनोविनोद में काफ़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है और धीरे धीरे वो लोग इसमें रचने बसने लगते हैं। एक दिन दोनों नदी के किनारे किनारे धीरे धीरे बात करते चले जा रहे हैं। और कुछ कृषक बालिकाएं बर्तन धो रही हैं, कुछ मल्लाहों के लड़के खेतों में कुछ मल्लाहों के लड़के मछली फंसाने की कटिया तोल रहे हैं। 2-1 बड़ी नावें माल से लदी हुई गंगा में तैर रही हैं। और यह सुबह का समय था। शैला बड़े कुतूहल से भारतीय वातावरण में नीले आकाश, उजली धूप और सहज ग्रामीण शांति का निरीक्षण कर रही थी और बातें भी करती जा रही थी। अचानक से उसको बालू के नीचे कछारों में
पक्षियों के एक सुंदर छोटे से झुंड दिखाई देते हैं और वो पूछती है कि ये कौन से पक्षी हैं। तब इंद्रदेव उनको बताते हैं कि ये सुरखाब हैं, इनके परों को तो तुम लोगों के यहाँ भी उपयोग होता है, देखो इतने कितने कोमल हैं। और इस तरह से दोनों बातें करते हुए आगे चलते हैं और इंद्रदेव उनको बताते हैं कि ये चक्रवाक है, जिसको सुरखाब बता रहा हूँ मैं, इसको चक्रवाक भी कहते हैं। और इनकी एक विशेषता है कि ये जोड़े जो हैं वो दिन भर साथ साथ घूमते हैं और रात को ये अलग हो जाते हैं और ये फिर रात भर नहीं मिलते, फिर अगली सुबह मिलते हैं। तो ये सैला बड़ी उससे पूछती है कि बड़े आश्चर्य से पूछती है कि क्यों इनको कोई रोक देता है क्या। तो इंद्रदेव बोलते हैं कि नहीं, प्रकृति इनको यही विधान का। तब इंद्रदेव बोलते हैं कि नहीं, प्रकृति इनके लिए यही विधान रखती है। उसके बाद दोनों ऐसे ही आपस में बातें करते जा रहे हैं और दोनों सोचते हैं कि चलो चौबे जी को देख लें। अब तक तो उनके लिए पालकी पहुंच चुकी होगी और वो पालकी से जा रहे होंगे, तो चलें ऊपर चलकर चौबे जी को देखते हैं। दोनों चौबे के पास पहुंचते हैं। चौबे जी पालकी पर बैठने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं पालकी में बैठकर नहीं जाऊंगा, सारे गांव में मेरे लिए चर्चाएं होंगी कि ये पालकी में बैठने लायक हो गए, इनका तो घुटना टूट गया है, तो मैं पालकी में चढ़ के नहीं जाऊंगा। अब सभी जो हैं वो हंसी करने में लग गए हैं, मनोविनोद हो रहा है और एक दूसरे से दिल लगी की जा रही है। अब शैला पूछती है, इंद्रदेव तुमने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, नहीं तो इसकी हंसी नहीं उड़ाते। होम्योपैथी दवा जो होती है वो बीमारी की दवा नहीं होती, दवा की बीमारी होती है। और अब शैला हंस रही है और इंद्रदेव ने कहा, चौबे, होम्योपैथी में बीमारी की दवा नहीं होती, दवा की बीमारी होती है। क्यों शैला? और शैला इंद्रदेव से बोलती है कि तुमने इसका कभी अनुभव नहीं किया है, नहीं तो इसकी हंसी ना उड़ाते। चलो उस लड़की को बुलाते हैं और सभी बंजों को आवाज़ लगाते हैं। बंजो आश्चर्य से मुंह देख रही है और बाहर आती है अपने पिता के साथ, अपने बूढ़े बाप के साथ। और इंद्रदेव उनसे, बूढ़े से कहते हैं कि तुम बहुत बीमार हो। तो बूढ़ा बोलता है, हाँ सरकार, मुझे नहीं मालूम था कि रात को आप हैं, तो मेरे से कोई भूल चूक हो गई होगी तो मुझे माफ़ करना। तो इंद्रदेव उसको बोलते हैं कि इसकी चिंता तुम मत करो और रात को जो बंजों को तुम कहानी सुनाना चाह रहे थे वो कहानी हमें भी सुनाओ। तो वो बोलते हैं कि सरकार, मैं बीमार हूँ, बुढ़ा हूँ। तो शैला बोलती है कि ठीक है इंद्रदेव, अच्छा सोचा, इस बूढ़े की कहानी बड़ी अच्छी होगी, चलो लिवा चलो इसे। बंजो, तुम्हारी कहानी हम लोग भी सुनेंगे, चलो। इंद्रदेव ने कहा, अच्छा तो होगा। चौबे जी ने कहा, अच्छा तो होगा सरकार, मैं भी मधुआ को साथ लिवा चलूंगा, शायद फिर घुटना टूटे, तेल मलवाना पड़े और इन गायों को भी हाँक के ले चलूं, दूध भी हो जाएगा। और सब हंसने लगते हैं। परंतु बुढ़ा संकट में पड़ा, कुछ बोला नहीं। वह एक टक शैला का मुंह देख रहा था, एक अपरिचित, किंतु जिसमें परिचय बढ़ाने के लिए मन चंचल हो उठे। माया ममता से भरा पूरा मुख। बूढ़ा डरा नहीं, वह समीप होने की मानसिक चेष्टा करने लगा। साहस बटोरकर उसने कहा, सरकार, जहाँ कहिए वहाँ चलो। इस प्रकार इस अध्याय में इतना ही। इस अध्याय में जो एक सुरखाब की जो ये बातें जमींदार इंद्रदेव ने विदेशी कन्या शैला को बताया है, ये बड़ा ही मार्मिक विधान बताया है प्रकृति का इंद्रदेव ने। और इसकी प्रासंगिकता यहाँ पर है, जो कहानी में शायद आगे चलकर हम लोगों को मालूम हो। दूसरी बात जो मुझे इस अध्याय में अच्छी लगी कि इंद्रदेव का एक रूप ये कि वो चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो
लंदन में जो पूर्व और पश्चिम का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को, उस अंतर को वो विश्व के पूर्व और पश्चिम के अंतर से जोड़ कर देख रहे हैं। और वो ये चिंतन कर रहे हैं कि वहाँ के लंदन के उद्यमियों ने, उद्योगपतियों ने बाहर के देशों से, बाहर के जगहों से प्रकृति को लूटकर जो सामान लाया है, जो चीज़ें वो लेकर आए हैं, उससे उन्होंने वहाँ की जनता का भला नहीं किया है, उससे उन्होंने अपना भला किया है। और अंतर देखने को स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। गरीबी वहाँ दिख रही है, आपस में मारकाट हो रहा है, रोटी तक के लिए लोग आपस में झगड़ रहे हैं, बुरी आदतें, व्यभिचार फैला हुआ है। तो ये जो सीन इसमें क्रिएट किया गया, दिखाया गया है, वो बड़ा ही मार्मिक है, कारुणिक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कहानी के अगले भाग को लेकर फिर मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगी जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।